हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है। अच्छा, तो चलो अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग शेड्यूल 3 पढ़ना चालू किए थे, शेड्यूल 3 समझना चालू किए थे। और मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 3 पहले समझना बहुत जरूरी है, जिससे बाकी का चैप्टर्स जो है वो बढ़िया से समझ में। तो शेड्यूल 3 जो मैंने चालू किया था उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट कवर किया था, जिसमें मैंने बैलेंस शीट का, मुझे याद आ रहा है कि ये सब पॉइंट आपको समझा दिया था। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहां तक करा दिया था। इसके बाद ही कराना है। भैया भैया सुनो ना, क्या हुआ? आपने बोला था ये जो शेयर कैपिटल, याद है आपको? आपने बोला था नोट्स में वो 10 पॉइंट दिखाना पड़ता है। हाँ बोला था। आपने बोला था कि आप दिखाओगे कंपनी का प्रैक्टिकली, ये लोग ऐसे लिखता है तो वो दिखाओगे। अच्छा, दिखना है ना आपको? हाँ हाँ, मैंने बोला था। मैं आपको दिखाता हूं सर। मैंने आपके लिए एनुअल रिपोर्ट निकाला है, देखो कंपनी का। ये देखो, ये कौन से कंपनी का आ गया है? ये इन्फोसिस का आ गया बच्चे। नाम सुना है ना, इन्फोसिस? ये इन्फोसिस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है बच्चे। अब इसमें ये लोग देखो किस कैसे दिखाया है। देखो, याद करो जो जो पॉइंट बोला था। ऑथराइज कैपिटल दिखाना चाहिए, देखो ये लोग ऑथराइज दिखाया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखो, यहां पर ऑथराइज कैपिटल ये लोग दिखाया है। फिर उसके बाद देखो इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल दिखाया है। देखा सर? और दिखाता हूं सर। उसके भैया आप बोले थे इसके बाद वो लोग कॉल्स इन अरियर का डिटेल्स दिखाता है। अगर कॉल्स इन अरियर है ही नहीं तो डिटेल्स कहां से दिखाएगा? फिर फोरफिडेड शेयर्स का डिटेल्स दिखाता है। देखो यहां पर फोरफिडेड शेयर्स का, यहां पर अमाउंट का डिटेल्स दिया हुआ है। यहां पर फोरफिडेड शेयर्स था शायद इनके यहां पर कुछ। अच्छा भैया, फिर भैया आपने बोला था कि वो क्या बोलते हैं, 5 साल का रिकंसिलिएशन बताना पड़ता है। ये देखो 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 March 2023, इसका यहां पर देखो रिकंसिलिएशन पूरा डिटेल दिया है। और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये तो प्रमोटर का लिस्ट बना के दिया है। और कहां गया? ये देखो, द डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5%। मैंने बोला था ना, जो शेयर होल्डर के पास 5% से ज्यादा शेयर है कंपनी का, उनका नाम आएगा। देखो यहां लिखा है, कोई डचेस बैंक ट्रस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया है, इनके पास 5% से ज्यादा का है। एक तो रिकॉन्सिलिएशन दिखाना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर का। देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इतना था, इतना शेयर इशू किया, इतना बॉट बैक हुआ, क्लोजिंग में इतना, ये सब दिखाया है। फिर मैंने बताया था शेयर रिजर्व फॉर ईसॉप्स बताना पड़ता है। तो देखो ये ईसॉप वाला कहानी समझाया पूरा। तो ऐसे डिटेल्स दिखाता है। अच्छा, और कंपनी चाहिए आपको? और देखना है, मैं और दिखाता हूं। मैंने रिलायंस का भी देखो निकाला है। ये देखो रिलायंस का यहां पर है, बहुत छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, मगर अपने को अगर दिखाई दे जाए तो अच्छा होगा। इधर मैं दिखाता हूं। ये देखो रिलायंस का दिया हुआ है। रिलायंस का आप देख रहे हो तो देखो इशूड, सब्सक्राइब दिया हुआ है, पेड अप है। देखो कॉल्स अनपेड, वही कॉल्स इन अरियर का डिफरेंस दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है, डेटा दिया हुआ है यहां पर। अच्छा, इसके अलावा और मैं दिखाता हूं। ये देखो आदर, कॉल मनी, ये सारा दिया हुआ है, रिजर्व विजर्व सब दिया हुआ है। मैं दिखाता हूं और डिटेल्स कहां दिखाया है। दिखाया, ये देखो, ये 5% वाला डिटेल। ये देखो यहां पर 5% वाला था तरीकी। ये क्या अटक जाता है? देखो 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 देखो, ये 5% वाला डिटेल भी दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। और क्या देखना है? देखो लिस्ट ऑफ प्रमोटर वोमोटर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी क्या दिया हुआ, और देख लेते हैं। छोटा छोटा करके दिखाई दे रहा है, ये पूरा लिस्ट विस्ट दिया हुआ है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये सारा डिटेल्स दिखाना पड़ता है। मतलब ऐसे में खोज खोज के आपको दिखा सकता हूं, पर ये सारा लिस्ट दिखाना पड़ता है। ठीक है सर, चलिए ये भी हो गया। इसके अलावा अब बैलेंस शीट में अगला हेड में चलते हैं, ठीक है ना। अगला हेड जो मेरे को आपको समझाना था वो है, देखो नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी आपको समझ में आया? लाइबिलिटी दो पार्ट में थोड़े थे, करेंट एंड नॉन करेंट। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखो ये लोग 4 हेड बनाए हैं। और देखो सजाने का तरीका, एक तो चीज देखो। पहले देखो नॉन करेंट में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यहां देखो करंट लाइबिलिटी में क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद यहां कोई नाम लिखा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मैं सारा बात करूंगा, डोंट वरी। यहां पर लिख दिया ट्रेड पेएबल, ठीक है ना। इसके बाद देखो आदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और यहां पर क्या है? आदर करंट लाइबिलिटी। यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म।
तो बेसिकली सजाने का तरीका भी सेम रखा है नॉन करेंट करंट में। पहले बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वहां डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहां ट्रेड पेबल, वहां अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहां अदर करंट लाइबिलिटीज, वहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको लेके चर्चा करता हूं, ये नॉन करंट लाइबिलिटी का हेड को लेके, ये चारों हेड को लेके चर्चा करते हैं, ठीक है ना। लास्ट मैंने कॉन्सेप्ट नंबर क्या लिखा था मुझे याद नहीं है, मुझे देख लेने दो एक बार, ये यहां पर कॉन्सेप्ट 6 लिखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो मैं अगला आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 7, और ये है नॉन करंट लाइबिलिटी का हेड को लेके बात करेंगे। किसको? नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी का चर्चा करूं तो ये लोग क्या किया है, जो अपना नॉन करंट लाइबिलिटी है ना, इसको 4 हेड्स में बांट दिया। कितने हेड्स में बांटा भैया? 1, 2, 3 और ये 4 हेड्स में बांट दिया। कौन कौन सा 4 हेड है? पहला था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, धीरे धीरे होले होले बच्चे, ये सब थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेना अभी ठीक रहेगा, आगे पूरा काम आने वाला यही चीज पे, हर चैप्टर में काम आएगा। उसके बाद आने वाला है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का हेड बनाया एक, इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये 4 हेड में बांट दिया। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, इसमें क्या क्या आएगा? देखो नाम ही है, देखो बोरिंग्स, आपको समझना पड़ेगा। तो यहां सारा बोरिंग्स लिखेंगे, जितना भी बोरिंग्स है। कौन सा बोरिंग्स? विच इज रिपेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उससे जो भी लोन, जो भी बोरिंग्स मेरे को 12 महीने के बाद पे करना है, वो सब मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है भैया। जैसे कि कंपनी क्या इशू करता है? डिबेंचर इशू कर सकता है। तो एग्जांपल दे रहा हूं सर, जैसे डिबेंचर हो सकता है, कोई कंपनी डिबेंचर्स की, जैसे क्या होता है बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड, तो डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं। कोई भी टर्म लोन, जिसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं, जितना भी लोन लेते हैं अपने लोग, भैया लोन कहां से लेंगे? लोन या तो हो सकता है आप कोई बैंक से लिए हो, या कोई अलग जगह से, आदर में कोई फाइनेंशियल, किसी से भी लोन लिया। कौन सा लोन? जो लोन का पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है, वो सब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा हो सकता है आपका फिनेंस लीज लाइबिलिटी। भैया ये तो हम जानते ही नहीं है क्या होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे, जब मैं लीज पढ़ूंगा। लीज 2 तरह का था, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। ये जो फाइनेंसिंग लीज होता है ना, लॉन्ग टर्म लीज होता है। इसमें क्या होता है ना, एक एसेट ले लेते हैं, मान लो भाड़ा पे ले लिए, तो सामने वाला को पैसा देना पड़ता है अपने को, तो वो लाइबिलिटी अपने लिए, तो रेंटल्स पे करना पड़ता है। तो ये जो है ना फाइनेंस लीज लाइबिलिटी, तो ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हमने कोई डिपॉजिट्स लिया हो, डिपॉजिट्स टेकन डिपॉजिट लेके रखा हो हमने, या फिर हो सकता है मैंने कोई एडवांस लेके रखा हो, एडवांस टेकन। कौन सा? ये सब। किंतु ये याद रखना, ये जो मैं बोल रहा हूं डिपॉजिट, एडवांस, ये सब इफ रिपेबल आफ्टर 12 मंथ्स, इफ repayable after 12 months। हाँ, क्योंकि 12 मंथ्स के अंदर अगर पेबल है तब तो वो शॉर्ट टर्म का पार्ट बन जाए, समझ गया ना। और हो सकता है, और बताऊं तो हायर परचेज लाइबिलिटी हो सकता है। अब तो ये चैप्टर शायद हट गया है, शायद, हाँ हट गया है ये चैप्टर, अब तो हट ही गया है। वो हायर परचेज होता था ना, तो उसमें भी क्या होता था, अपने कोई एसेट खरीद लेते थे और उसका पैसा धीरे धीरे करके चुकाते थे, तो उसको जो देना बाकी है वो भी लॉन्ग टर्म होता था, तो कई सालों तक पेमेंट चलता था। ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाता था। ये जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ना मुन्ना,
ये अभी आप समझ ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराऊंगा। वहां पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आएगा। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 22 है, और अगर इंड एस का बात करोगे तो इंड एस 12 है। ये एक्चुअली डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आता है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में टाइमिंग डिफरेंस होता है, उसकी वजह से इसमें कैलकुलेशन का चीज है जो मेरे को सिखाना पड़ेगा, पर अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो ये बाद का चर्चा, अभी छोड़ दो इसको एक बार के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब वो प्रोविजंस जो आपने बनाया है फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ। सीधा बात है, सारा खेला 12 महीना का है, तो 12 महीने के बाद जो जो लंबा पीरियड के लिए बनता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप बनाते हो एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, रुको इसको थोड़ा सा सुंदर से लिखा जाए, क्या बोलती पब्लिक? मैं बोल रहा हूं प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। एक होता है जैसे प्रोविजन फॉर पेंशन, सुना ये सब वर्ड कभी? ये सब बेसिकली क्या होता है, जब हमारे एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तब पैसा देते हैं उन लोग को, ग्रेचुइटी पेंशन ये सब मिलता है उन लोग को। तो आज ज्वाइन के रिटायर तो बहुत साल बाद होगा, तो ये प्रोविजन आज बना रहा हूं, किंतु इन सब का पेमेंट कब होगा? 12 महीने से बाद ही होगा। तो ये सब लॉन्ग टर्म है। जैसे अपने लोग प्रोविजन बनाते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए, सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। पेंशन, तीसरा प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा रखते हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कोई भी और एम्प्लॉय को बेनिफिट देना, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देंगे भैया, अभी नहीं देंगे, बाद में मिलेगा जब रिटायर करेगा तब, जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। प्रोविजन फॉर, आप चाहो तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट की जगह प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे कर देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर कोर्ट केसेस हो सकता है। आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम इंडिया है, नहीं समझा बात? तो क्या होता है, इंडिया में अगर कोई सूट फाइल वाइल हो गया तो आपको पता है लंबा टर्नेगा भैया, कोर्ट का काम है तो लंबा टर्नेगा। अब मान लो मेरा लॉयर बोल गया भैया हम हारेंगे केस, तो हम लोग पहले से प्रोविजन बना के रख दिए उसके लिए, तो लॉन्ग टर्म हो गया सर, कि कोर्ट जब फैसला सुनाएगा 5 साल बाद तब देना होगा तो देना होगा, तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब इधर देखो, सीधा सीधा बात है, आपका जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, एक हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जितना भी बोरिंग्स है सब लॉन्ग टर्म इधर आ गया, जितना भी प्रोविजंस होगा लॉन्ग टर्म वो इधर आ जाएगा। उसके छोड़ के जो भी लाइबिलिटी आपका, जो भी लाइबिलिटी है विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद देना है, तो वो लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएगा। अदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा बहुत सारा आइटम हो सकता है जो मेरा लोन भी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं है, मेरा प्रोविजन भी नहीं है, किंतु उनको पेमेंट करना है 12 महीना के बाद। समझा मेरा बात? तो वो यहां दिखाएंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। भैया एग्जांपल बताओ, मान लो मेरा कोई सप्लायर है जिसको मैं पेमेंट 12 महीना के बाद करूंगा। नॉर्मली मैं सबको 6 महीना 8 महीना 12 महीना में कर लेता हूं। अभी एक सप्लायर है जिसके साथ बात हुआ कि उसको पेमेंट ना 2 साल बाद करेंगे, पहले उसका माल देखेंगे, उससे बनवाएं एयरक्राफ्ट, अगर ठीक ठाक हुआ तो उसको पेमेंट कर देंगे। तो भैया ऐसा जो है तो वो यहां आ जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, पर हुआ तो आ सकता है, जैसे ट्रेड पेबल या कोई भी पेमेंट आप जो डिले कर दे रहे होंगे उसको डेफर पेमेंट बोल सकते हैं। समझ रहा है? डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी। देखो ऐसे तो एग्जाम्पल खत्म नहीं होगा, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिए जाओ, बस आप दिमाग लगाओ भैया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो जितना भी तरह का लॉन्ग टर्म लोन होगा वहां आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, सारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, उसको छोड़ के बाकी सब कहां छूस देंगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, जो भी लॉन्ग टर्म नेचर का होगा। समझ में आ गया? नोटिंग कर लिए होंगे आप सब, नोटिंग कर लेना चाहिए आपको। ये मेरा बना था कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 है करंट लाइबिलिटीज का।
अब जो अगला हेड था याद करो, वो करंट लाइबिलिटीज है। अब करंट लाइबिलिटीज में भी हमने, अगर मैं करंट लाइबिलिटी का बात करूं, इसका भी 4 हेड बनाया था हमने। जगह कम है बट ठीक है, नीचे लिख देंगे, ऐसा क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन कौन सा करंट लाइबिलिटीज में सर? करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सा है? एक वहां था भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो यहां पर पहला हेड कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। वहां था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहां होता है ट्रेड पेबल। वहां था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहां पर अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटीज। वहां था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यहां क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये 4 हेड था। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि याद करना कोई बैलेंस शीट कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग का सीधा सीधा बात है लोन पेबल ऑन डिमांड, जो 12 महीना के अंदर पेबल होता है। समझ रहा है क्या बोला मैंने? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। जिस दिन सामने वाला मांगेगा उस दिन तुरंत देना पड़ेगा। तो जैसे कि और एग्जांपल के तौर पे मैं उसके लिए बोल सकता हूं, जैसे कि आपका वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, फिर वो कैश क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का भाई होता है कैश क्रेडिट, एक ही टाइप का चीज है कैश क्रेडिट। कोई दूसरा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एसटीबी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। समझ गया? कोई अगर लोन लिया है जो कि 12 महीने के अंदर पे करना है, ऐसा मिलता ही है लोन, तो वैसा ये आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के हेड में आ जाएगा। इसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में मोटा मोटा 2 चीज आता है सिर्फ। एक होता है बच्चे अपना क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर जो है, और दूसरा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, तो ये मिला के क्या बन गया बच्चे? अपना ट्रेड पेबल। तो याद रखना ट्रेड पेबल में क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल। आदर बाद में लिखूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का एग्जांपल दीजिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सबसे पहला एग्जांपल जो मैं देना चाहता हूं वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लोग इस साल प्रोविजन बनाते हैं, 12 महीने के अंदर अंदर जमा कर दो गवर्नमेंट को टैक्स। कोई कंपेंसेशन देना है तो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, और क्या हो सकता है? जैसे प्रोविजन फॉर बोनस हो सकता है, बोनस। अब भैया मान लो कि भैया हर साल हम 1 महीना का बोनस देते हैं एम्प्लॉय को, तो अगले साल मुझे बोनस देना है, उसका प्रोविजन में बना लिया। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट हो सकता है, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? बहुत सारे कंपनी में ऐसे बोलता है कि जो वो लोग ना लीव लेने का बोलता है कि भैया छुट्टी ले लो, अगर तुम छुट्टी के दिन छुट्टी नहीं लिया और तुम आके काम किया तो उसके बदले तुमको पैसा देंगे, तो उसका भी प्रोविजन बनता है बच्चे। AS 15 में सीखेंगे ये सब चीज। तो ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, क्योंकि 12 महीना के अंदर देना पड़ता है ये सब का पेमेंट। तो सीधा सीधा बात है, सुनो ना, अब इधर देखो, अगर ऐसा कोई करंट लाइबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है, ट्रेड पेबल भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है, तो वो कहां दिखाएंगे? अदर करंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे। जैसे भैया जैसे 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 आपका हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। और क्या हो सकता है? कॉल्स इन एडवांस हो सकता है। सुना है कॉल्स इन एडवांस? हाँ भैया, कंपनी किया हुआ मेरा बचपन में, जानते हैं, शेयर होल्डर टाइम से पहले पैसा दे देगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो सकता है, दर तेरे की।
लिखा, लिख लिख लिख। तीसरा मैं लाल कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कोई कस्टमर से पैसा मिल गया एडवांस में, माल देने से पहले ही वो पैसा दे गया, तो वो भी तो करंट लाइबिलिटी है ना, 12 महीने के अंदर अंदर ही माल देना होगा उसको, तो करंट लाइबिलिटी है। अनक्लेम डिविडेंड हो सकता है, नाम सुने अनक्लेम डिविडेंड। अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, अब डिविडेंड का चेक लेके मैं गया अपने शेयर होल्डर के घर, वहां ताला बंद मिला, वो कहीं बाहर गया हुआ था आदमी, तो क्या वो चेक तो आज वापस ले, क्या वापस देना नहीं है क्या? देना पड़ेगा, तो अनक्लेम डिविडेंड है। उसके अलावा कोई आपका टीडीएस पेबल हो सकता है, या इनकम टैक्स पेबल, कोई भी तरह का अगर इनकम टैक्स देना बाकी है, इनकम टैक्स पेबल, तो ये सब आपका क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी हो गया। किंतु वो ना ही तुम्हारा बोरिंग्स है, ना ही प्रोविजंस है, ना ही ट्रेड पेबल है, तो कहां जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। एक बढ़िया एग्जांपल बोलता हूं, मान लो हमारा कोई डिबेंचर है, ये जैसे ये डिबेंचर है ना, हाँ भैया ये तो लॉन्ग टर्म है ना भैया, हाँ हाँ। अब मान लो ये मैं ऐसे बोलता हूं कि 1 लाख का डिबेंचर है, मेरा बात समझना अभी, 1 लाख का डिबेंचर है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है भैया। अब ये डिबेंचर जो रिडीम करेंगे, अपने लोग नियम बनाए हैं कि 5 साल में रिडीम करेंगे इक्वली, मतलब हर साल 20-20 हजार का रिडीम कर देना पड़ेगा, हर साल 20-20 हजार का रिडीम करना पड़ेगा। अब मैं रिडेम्पशन चालू करूंगा अगले साल से, रिडीम करना पड़ेगा मतलब पैसा वापस करने का। तो ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख में से 20,000 ऐसा है जो अगले साल मेरे को देना, मतलब अगले 12 महीने में पे करना है, और 80,000 ऐसा है जो अगले 12 महीने में पे नहीं होगा। अब ये जो 80,000 जो अगला 12 महीना में पे नहीं होगा ना, इसको तो तुम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखा दो, किंतु सोचो जो अगला 12 महीना में पे होना है 20,000 रुपया, है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही, किंतु क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर इसका पेमेंट होना है, तो ये करंट लाइबिलिटी बन गया। इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं बोल सकते, है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म में नहीं डाल सकते, नहीं प्रोविजन है तो कहां डालेंगे? अदर करंट लाइबिलिटी। अब उसके अगले साल सोचो, 80,000 होगा अगले साल, उसमें भी अगले साल जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे को पता रहेगा कि अगले 12 महीने में 20,000 रिपे करना है, और जो 60,000 है वो टाइम है रिपे करने में। तो जो अगले 12 महीने में रिपे करना होगा ना, ये करंट बन गया, तो इसको दिखा देंगे हम लोग अदर करंट लाइबिलिटी के हेड में, और ये 60 को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड में दिखाएंगे। और जो अगले 12 महीना के अंदर पे करना होता है ना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो भी पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज। क्या बोल देते हैं भैया हम लोग? करंट मैच्योरिटीज, करंट मैच्योरिटीज, करंट मैच्योरिटीज, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो भैया ऐसे तो अगर मान लीजिए कोई लोन वोन ले रखे लॉन्ग टर्म नेचर का, और उसमें से जो 12 महीना के अंदर पे होना है वो करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, किंतु जो 12 महीने के अंदर पे नहीं, उसके बाद पे होना है, उसके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाते हैं। तो तोड़ के दिखाना है, मतलब अपने को हिस्सा करके दिखाना पड़ेगा, अगर है सिचुएशन तो करना पड़ेगा। तो वही मैं अदर करंट लाइबिलिटी में एक और एग्जांपल लिख दिया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ एलटीबी, एलटीबी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसको करंट मैच्योरिटीज बोलते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखना सर। जितना भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, मैंने तो एलटीबी लिख दिया इसलिए, जितना भी लॉन्ग टर्म सबके साथ यही है। तुम बोलेगा डिबेंचर के साथ यही है, कोई दूसरा लोन बोलेगा बैंक से लिया उसके साथ भी यही है, तुम्हारा वो जो फाइनेंस लीज का लाइबिलिटी है उसके साथ भी वही है, हायर परचेज का लाइबिलिटी है उसके साथ भी वही है। अच्छा ये बात है सर। तो भैया अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं दिखाता हूं कहां गया जो मैं फॉर्मेट बनाता हूं, लाइबिलिटी साइड मेरा पूरा हो गया। ये देखो हमारा ये नॉन करंट लाइबिलिटी भी हो गया और ये करंट लाइबिलिटी भी हो गया, सारा आइटम। अब टोटल लग गया लाइबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड में दो ही पार्ट है, एक देखो नॉन करंट एसेट है और एक कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में देखो क्या क्या हेड बना है नॉन करंट में। सबसे पहला तो ये फिक्स्ड एसेट ही है, सारे फिक्स एसेट ही है, पर फिक्स एसेट का 4 पार्ट बनाया है, ठीक है ना, ये 4 पार्ट आएगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, अदर नॉन करंट एसेट्स है। इधर भी देखो उल्टा से देखो ना,
लास्ट में आदर नॉन करंट एसेट है या आदर करंट एसेट है, या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। दिखाई दे रहा है? यहां देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, यहां करंट इन्वेस्टमेंट है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि सीक्वेंसिंग जो है ना करंट नॉन करंट में मोटा मोटी सेम टाइप का ही है। ये थोड़ा एक दो बार ध्यान रखोगे, ध्यान रह जाए। तो मैं एक एक करके समझाता हूं। पहले मैं नॉन करंट लेता हूं सर, मैं नॉन करंट लेके समझाता हूं। दिस विल बी माई कॉन्सेप्ट नंबर 9। जगह है, मैं लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 9। अब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स का चर्चा है, नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स जो है, नॉन करंट एसेट, इसमें क्या क्या है देखा जाए तो सबसे पहला जो है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले मैं सारा नाम लिख दूं एक बार, चलेगा? हाँ। उसके बाद आता है आपका इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद है कैपिटल WIP। उसके बाद था इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। एक लाइन में हटेगा मेरा? मेरे को शक हो रहा है। बोला लिखने से पहले सोचना चाहिए था, लिखने के बाद क्या सोच रहे हैं आप? हाँ बात तो वही है, पहले सोच लेना चाहिए था। एक मिनट रुको तो। नहीं नहीं नहीं, क्या इसको ऐसे किया जा सकता है? हम्म सर कर क्या रहे हैं? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऐसे कर देते हैं। मैं बस डिजाइन चेक कर रहा था, एक मिनट। हाँ थोड़ा सा तुम लोग चाहे तो लंबाई लिख दो, तुम लोग के पास अगर जगह है तो। मेरा ये शीट थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़ा सा तकलीफ होता है, और कोई बात नहीं है। मैं लाइन को ऐसे टान देता हूं। मैंने बोला पहला हमारा था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में हम लोग PP बोलते हैं। दूसरा मैंने बोला इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके बाद है कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये सब क्या है ना, जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, ये सब सुन के रख लोगे ना, तो आगे जो भी हम लोग चैप्टर करेंगे उसमें कभी दिक्कत नहीं, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सर। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये हो गया। इसके बाद था अपना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट। वहां डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, यहां डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा। उसके बाद आएगा अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स आएगा। अदर करंट एसेट्स के बाद एक और आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? यही सारा आइटम था ना, देख लो यहाँ पर। नॉन कर, हाँ लॉन्ग टर्म और अदर। तेरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और एक तो अदर नॉन करेंट एसेट्स। मैं एक एक करके सारा बात करूंगा सर आपके साथ, आप जरा भी टेंशन मत लीजिएगा। अब ये सारा आइटम था एसेट साइड में।
देख सबसे पहला कौन सा आइटम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझ रहा है। अभी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कुछ नहीं, तुम्हारा ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। इसमें क्या क्या एग्जांपल अगर मेरे को तुम बोलेगा तो मैं बोलूंगा इसमें आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, भैया फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल, समझ गया। तो ये सारा जितना भी तुम्हारा टेंजिबल फिक्स एसेट्स है ना उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, तो वो यहां आ जाएगा। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, ये सब तो जानता ही है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, ये सारा इंटेंजिबल एसेट हो गया। कैपिटल डब्ल्यूआईपी मतलब समझते हो, ये तुम्हारा पीपी है जो बन के रेडी नहीं हुआ। ये तुम्हारा टेंजिबल फिक्स एसेट जो अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा था, 5 तल्ला बनाना, 2 तल्ला बना अभी तक, तो इसको क्या बोलेंगे, बिल्डिंग डब्ल्यूआईपी। मैं फर्नीचर बनवा रहा था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इस साल के एंड तक, फर्नीचर डब्ल्यूआईपी, समझ गया ना। मतलब ये है टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, समझ गया ना। ये सब टेंजिबल फिक्स एसेट है अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं एग्जांपल लिखवा देता हूं, जैसे कि बिल्डिंग डब्ल्यूआईपी बोल दिया या फिर फर्नीचर डब्ल्यूआईपी बोल दिया, तो ये सब एग्जांपल हो गया। अच्छा जी, समझ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब ये वो इंटेंजिबल एसेट है जो अभी ट्रायल फेज में, अभी तक बन के 100% रेडी नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट है। कोई मैं नया सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूं, समझ रहा है मेरा बात, तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है मेरे लिए। अंडर डेवलपमेंट है सर, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है भैया, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट, समझ गया भैया। अब जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना चालू करूंगा, तो मैं बोलूंगा ये दोनों ना क्वालिफाइंग एसेट होते हैं एज पर AS 16। AS 16 के हिसाब से इसको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। मतलब जो बन के रेडी नहीं हुआ अभी तक, उसको क्वालिफाइंग एसेट बोला जाता है। ठीक है, चर्चा होगा आगे। इसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है विद द इंटेंशन टू सेल इट आफ्टर 12 मंथ्स। मैं अभी नहीं बेचूंगा, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा, तो लॉन्ग टर्म है। अब जैसे इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट किया इन शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, एसेट्रा एसेट्रा। एसेट साइड इजी है, असली कहानी तो लाइबिलिटी साइड में होता है, वो तो अपने लोग डेप्थ में चर्चा किया। एसेट साइड में तो और क्या ही है, डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था वैसी एसेट है। ये भी वो टाइमिंग डिफरेंस के कारण अपने कैलकुलेट करते हैं। ये अपने लोग चर्चा करेंगे AS 22 में, और अगर इंड एस कोई पढ़ेगा जब, तो ये चर्चा अपने लोग करेंगे इंड AS 12 में। अभी चर्चा नहीं, अभी समझ ही नहीं पाओगे, बहुत कैलकुलेशन है। हाँ, उसको समझाने में मेरे को टोटल 4 क्लास लगेगा। 4 क्लास का बात है अपने पास, पढ़ेंगे उसको डिटेल में। जैसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो बताया मैंने से, उसका भी AS 13 है, पढ़ेंगे अपने। अभी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल रहे हैं, पढ़ेंगे भाई साहब, पढ़ेंगे। इसका भी की स्टैंडर्ड है AS 10। इंटेंजिबल एसेट है, पढ़ेंगे 26, 26। हाँ, हर आइटम के लिए स्टैंडर्ड है भैया, मजा तो वही है, धीरे धीरे वही पढ़ना है। अब हो गया नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब मैंने ये वो लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने दे रखा है। किसको दे रखा है, या तो अपने किसी रिलेटेड पार्टी को देके रखा है, या अपने किसी स्टाफ को देके रखा है, या अपनी किसी सब्सिडियरी कंपनी को देके रखा है। समझ रहा है, किसको किसको दे सकते हैं, कोई रिलेटेड पार्टी होगा, या किसी स्टाफ को देके रखा है, या कोई सब्सिडियरी कंपनी है उसको देके रखा है। समझ रहा है। और इन सारों को छोड़ के अगर कोई और लॉन्ग टर्म एसेट है तो आदर्स में चला जाएगा, कि बाई चांस ऐसा कोई एसेट मिल जाए जो लॉन्ग टर्म नेचर का है किंतु पहले किसी भी हेड में नहीं लिख पाए, तो वो कहां लिखेंगे, आदर में। एक एग्जांपल दे देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपका ऐसा कोई कस्टमर है, डेटर है, जिसको 12 महीना के बाद पे करेंगे, तो वो यहां आ सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, डेटर वेटर से पैसा मिल ही जाता है, जनरली मैं बोल रहा हूं। किंतु कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जहां पर ये टाइम बहुत बड़ा लगेगा, तो वो आ जाएंगे। बहुत दिन से पैसा नहीं मिल रहा, दे रहा ही नहीं है,
यहां दिखा देना और क्या करोगे। तो एसेट साइड में क्या समझाना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुम्हारा टेंजेबल फिक्स एसेट है, इनटेंजेबल एसेट है, कैपिटल WIP, इनटेंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, उसके बाद तुम्हारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट। तो ये अपना हेड है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। मैं तो बोल रहा हूँ एसेट में मुझे ज्यादा समझाना ही नहीं है, सबसे अच्छा बात है ऐसा झटपट झटपट खत्म हो जाना। अब इधर देखो, अगला लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10, और मैं यहां चर्चा करने वाला हूं आपके साथ करंट एसेट्स को लेके। अब मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ करंट एसेट्स को लेके। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं लंबा। करंट एसेट्स का कितना हेड में तोड़ा है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले उन्होंने जो हेड लिखा है वो है करंट इन्वेस्टमेंट, ऊपर में था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहां पर पहला बोला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट देखा आपने, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो मैं अगले 12 महीना में डिस्पोज कर दूंगा, सेल कर दूंगा। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, 12 महीने के अंदर बेच दूंगा। कोई कंपनी का डिबेंचर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, जो मैं 12 महीना के अंदर अंदर बेच दूंगा, तो वो सारा करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन नेक्स्ट, विद इन नेक्स्ट ईयर, ऐसे लिख देते हैं, विच आर expected to be sold in next 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर बेच देंगे। वैसे AS13 में इसका और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी तो जस्ट छोटा सा बताया। कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, ठीक है ना। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद देखो 3 आइटम है, एक तो आपको मिलेगा ट्रेड, सॉरी कहां गया, देखो यहां पर दिखा देता हूं, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो एक एक करके बताओ। फिर आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री समझते ही होंगे, हिंदी बात बोले स्टॉक। अब जो इन्वेंट्रीज होता है, स्टॉक होता है, वो कई तरह का हो सकता है। जैसे आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है, FG लिख रहा हूं मैं। आपके पास स्टॉक ऑफ WIP हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल RM। स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है। भैया स्टॉक इन ट्रेड मतलब भी तो फिनिश गुड्स, अरे नहीं नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है ना, उसका वो जो बना के रेडी कर लेता है वो फिनिश गुड्स है। किंतु ट्रेडिंग कंसर्न तो कुछ बनाता नहीं है, खरीद के बेचता है, तो जो माल खरीद के बेचता है उसको बोलता है स्टॉक इन ट्रेड। भैया और हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे लूज टूल हो सकता है, सुना होगा कभी नाम आप, लूज टूल्स, लूज टूल्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ सकता है यहां पर थोड़ा बहुत। मैं डिटेल में AS2 और AS10 में बात करूंगा ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स को लेके। इसके अलावा अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है वो भी आ सकता है, रस्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। बस ये सब हो गया इन्वेंट्रीज का आइटम, और क्या है, इन्वेंट्रीज है सब। इसके अलावा फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीज भाई, एक आता है तुम्हारा डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। बस दो ही चीज होता है इसमें, डेटर, बिल रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में क्या था, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, यहां डेटर और बिल्स रिसीवेबल। बस इसको मिला के हम लोग बोल देते हैं कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। इसके बाद जो हेड है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसमें क्या होता है, आपके हाथ में जो भी कैश बैलेंस है, कैश वो आता है। इसके बाद आपके हाथ में जो बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है वो आता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है आपके पास कोई ऐसे बोले चेक्स इन हैंड है, चेक्स इन हैंड, चेक अभी पड़ा हुआ है, या फिर ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट होता है ना, तो ड्राफ्ट इन हैंड, ठीक है ना। और मैं बता देता हूं एक और एग्जांपल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये जो भी चीज होता है ना, ये सारे कैश इक्विवेलेंट्स के हेड में आ जाते हैं।
कैश इक्विवेलेंट्स के हेड में होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो 3 महीना के अंदर अंदर पैसा रियलाइज हो जाता है, 3 महीना के अंदर अंदर। सिक्योरिटीज है, बेच के 3 महीने में पैसा आ जाएगा, वो गए मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अच्छा जी, और थोड़ा चर्चा विशेष कर लेना चाहिए हमें। अब 2 आइटम और बच जाता है। एक तो तुम्हारा आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी एडवांस जो मैंने पे कर दिया, जैसे कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस टाइम से पहले दे दिया तो एडवांस ही ना दिया है, फिर हम लोग वो एडवांस टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता एडवांस टैक्स, ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, अदर करंट लायबिलिटी, मतलब और कोई भी करंट लायबिलिटी जो किसी भी हेड में नहीं जा पा रहा है वो इसमें आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी बोल रहा हूं, देख पागल हो गया हूं। अदर करंट एसेट्स, एसेट साइड में हो सर, अदर करंट एसेट्स। जैसे भैया एग्जांपल दे पाओगे अदर करंट एसेट, कोई भी अक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, अक्रूड इनकम, ठीक है ना। और जो जो भी होता है तुमको, जो भी एसेट और करंट एसेट बच जाए, कितना एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो गया। अच्छा, और क्या होता है, बस एसेट साइड भी ओवर ही है, देखो और तो कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो एसेट साइड भी ओवर हो गया, तो बैलेंस शीट का पूरा चर्चा हो गया। अब बैलेंस शीट के नीचे नोट्स अकाउंट्स में वो कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिटेल्स आता है, वो सब चलो बाद में बात करेंगे, वो अभी नहीं करते। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको सिखाना है अभी, बस इतना हो गया, बोलो ठीक है। भैया फॉर्मेट तो ठीक है, 1-2 बार बस आप फॉर्मेट देखोगे ना शेड्यूल 3 का, एकदम याद हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा, मजा आ जाएगा। हो गया सबका लिखना, ठीक है। चलो बैलेंस शीट का बात खत्म हो गया, अब चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो डिवीजन 1 है ना, उसका जो पार्ट 2 है, वहां उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा भैया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का वहां फॉर्मेट दिया हुआ है, हाँ वहां दिया हुआ है बच्चे, वहां दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, इसका फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो नाम है वो लिखोगे, नेम ऑफ द कंपनी, और उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। अब पहले क्या होता था सुनना, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल तीनों बनाता था, और कोई ट्रेडिंग एंटिटी है तो वो ट्रेडिंग पीएल बनाता था अलग अलग। अब यहां अलग अलग नहीं बनता, एक साथ सब बन जाता है, इसी स्टेटमेंट में सब एक साथ आ जाए। और पहले जो ट्रेडिंग पीएल टी शेप में बनाते थे, अब टी शेप में नहीं है, ये अपना स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनता है वही सारा बात ही, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें भी, अब मैं वही बोलूंगा, इसमें वो 2 कॉलम बनता है, 2 साल का, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर का दिखाना पड़ता है। और इसके अलावा इसमें भी नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, क्योंकि जो भी आइटम लिखोगे उसका क्रॉस वेरिफिकेशन आपको नोट्स में करके दिखाना पड़ेगा कि उसका फिगर आया ही कहां से, उसका फिगर आया ही कहां से दिखाना पड़ेगा। अब जैसे मैं कॉलम का अगर नामकरण करूं तो यहां हम लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर्स है, समझ रहा है, ये हो गया नोट्स, ठीक है ना, नोट नंबर आता है यहां पर 1 2 3 4 ऐसे करके नोट नंबरिंग करते हैं। फिर करंट ईयर का डेटा रहेगा, फिर प्रीवियस ईयर। किंतु एग्जाम वाइज बात करो तो जनरली लोग कभी प्रीवियस ईयर देता नहीं है, तो मैं एक ही अमाउंट कॉलम करंट ईयर बना के निकल जाऊंगा, पर कंपैरिजन पर्पस के लिए दोनों कॉलम बनता है। अब इसमें लोग
बनाता कैसे है, ये लोग सबसे पहले क्या किया सुनो, पहले सारा इनकम से एक जगह इकट्ठा करता है, और इनकम में भी सबसे पहले क्या करता है, ये लोग बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखता है। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्या होता है? अरे कुछ नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सीधा सीधा बात है सेल लिखेगा। मतलब आप जो भी चीज का धंधा करते हैं उसका तो माल बिकता है, जो सेल होता है वो सेल लिखा जाएगा। समझ रहे सीधा बात? तो मैं यहां पर ऐसे ब्रैकेट में आपके समझने के लिए लिख देता हूं, ये सेल्स आ जाते हैं। एक ही आ गया। फिर दूसरा हो गया बच्चे अपना अदर इनकम। सेल को छोड़ के जो भी इनकम है वो अदर इनकम में टोटल करके लिखेंगे। मतलब हो सकता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, ऐसे बहुत सारा होगा। तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में जाके ये सारा आइटम का टोटल लगा के यहां टोटल लिख देंगे। समझ रहा है? अब जैसे ये दोनों सेल को और अदर इनकम को मैंने टोटल कर लिया, तो ये जो आ गया ये टोटल इनकम आ गया। सीधा सीधा बात, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? टोटल इनकम बोल देते हैं। टोटल इनकम कहलाएगा सर, टोटल इनकम। मान लो इसको पॉइंट नंबर ए नाम दे दिया मैंने, तो ये टोटल इनकम हो गया। तो इनकम साइड का टोटल निकल गया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तब सारा क्या लिखना पड़ेगा? खर्चा लिखना पड़ेगा। तो अब लाइन से क्या नियम है, इसके बाद अब सारा इनकम हो गया तो अब एक्सपेंसेस लिखना पड़ता है लाइन से। अब ये लोग किस तरह से सब एक्सपेंस लिखवाता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ये लोग बोलता है आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अरे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है ना, रुको इसको थोड़ा सुंदर से लिख दें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। तो पहले मटेरियल कंज्यूम निकाल भैया, मटेरियल कंज्यूम। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है ना, वो लोग याद करो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखता था डेबिट साइड में। जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए होंगे कभी, तो ऐसा नहीं लिखे होंगे टू ओपनिंग WIP, उल्टा साइड में आके लिखते थे बाय क्लोजिंग WIP, याद करो। फिर आता था टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसके बाद आता था यहां पर वो डायरेक्ट वेजेस, फिर आता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितना फैक्ट्री का खर्चा होता था फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम यहां लिखते थे ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। बात समझो, अगर बनाया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैं उम्मीद करता हूं फाउंडेशन पढ़ के आया हुआ बच्चा लोग है तुम लोग, तो तुम लोग को इतना तो पता ही होगा। बस वही रॉ मटेरियल कंज्यूम उठा के बैठा। अब डेबिट साइड में मतलब तो खर्चा है ना, तो खर्चा का साइड में इसको दिखा दिए। डेबिट साइड में आता है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो एक्सपेंस के साथ लिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखा देंगे। समझा? हाँ भैया दिखा दिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद आता है बच्चे आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा मैंने बच्चे। अब यहां पर क्या लिख दिया? जैसे याद करो आप लोग ट्रेडिंग बनाते थे तो वहां पर परचेज लिखते थे ना, स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिखते थे, तो ये परचेज आ जाएगा। परचेज ऑफ जो फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड, समझ रहे हैं? आप लोग बनाते थे ना ये ऐसे, ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। याद करो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्या करते थे, यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक आता था, ऑब्वियसली ये फिनिश गुड्स होता है जो ट्रेडिंग आइटम उसका होता था, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड आता था, उसके बाद आपका परचेज आता था, फिर यहां पर आप लोग लिखते थे ऐसे बाई सेल, याद करो यहां लिखते थे बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो परचेज है ना बच्चे, ये परचेज उठा के बोलता है यहां पर लिख दो, खर्चा में लिख दो, क्योंकि खर्चा ही अपना। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसके बाद अगला वो लोग क्या लिखवाया है, वो है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंटरीज, अपने को चेंजेस इन इन्वेंटरीज दिखाना है जितना भी और इन्वेंट्री है। जैसे कि अपने पास कोई WIP है तो उसका चेंजेस दिखाएंगे, WIP का। अगर फिनिश गुड्स है उसका चेंजेस दिखाएंगे, और तीसरा स्टॉक इन ट्रेड का चेंजेस दिखाएंगे। भैया ये हम समझे नहीं। अरे चेंजेस का मतलब है भैया सीधा सीधा बात है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाना है। मेरे बात पे ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीज का आ जाए। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं, ओहो इसको क्यों मिटा,
अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं, समझो मेरा डब्ल्यूआईपी पहले हम जब टी शेप में बनाते थे तो कैसे लिखते थे? हम लोग डेबिट साइड में लिख देते थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्रेडिट साइड में लिख देते थे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब वो लोग बोलते हैं दो दो नहीं करके नेट करके लिख दो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर लो। नहीं समझा? उल्टा साइड में है ना, तो बोलता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके यहां पर चेंजेस बोल के दिखा दो, चेंजेस इन स्टॉक। अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव दिखा दो, और नेगेटिव फिगर आ रहा है नेगेटिव, मतलब ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का है, क्लोजिंग मान लो 80 का है, तो 1 लाख माइनस 20 कितना आ रहा है? 20,000 पॉजिटिव। तो बोलता है 20,000 पॉजिटिव फिगर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है मान लो 1 लाख और इधर 1 लाख 80 है, तो 1 लाख माइनस 180, माइनस 180 है तो माइनस दिखा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिखा के इधर डायरेक्ट दिखा दो। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में डब्ल्यूआई पे आ गया, ठीक है ना, फिनिश गुड्स या फिर स्टॉक इन ट्रेड, वो कहां दिखाते हैं? यहां दिखाते हैं। अरे तेरी, ये देखो यहां पर तो ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं करके नेट करके चेंजेस बोल के दिखाने बोलता है कि चेंजेस बोल के आप यहां दिखा दीजिए। समझ रहा है? मेरे ख्याल से तो ये समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बोलो मेरे को। हाँ जी सर, सर हो गया सर। सर आगे बताओ। ऐसे ही फिनिश गुड्स का चेंजेस देख लेना, और अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उसका देख लेना, क्योंकि अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का चेंजेस आएगा, और तुम अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो तुम्हारे पास डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स नहीं, स्टॉक इन ट्रेड का है, उसका डिफरेंस ले लेना। चेंजेस इन इन्वेंट्री हो गया सर भैया। और बताओ और बताओ। इसके बाद आता है बच्चे अगला खर्चा, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एक हेड बना दिया एम्प्लॉय बेनिफिट। अब एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय लोग से रिलेटेड सारा खर्चा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुम्हारा जितना भी तुमने वेजेस पे किया है, सैलरीज पे किया है, स्टाफ का वेलफेयर के लिए अगर कोई पैसा तुमने दिया है, उसके बाद आता है तुम्हारा वो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अगर होगा वो आएगा, डायरेक्टर्स फीस आ जाएगा। समझ रहे मेरा बात? तो सीधा बात है भैया, मैनेजमेंट जो लोग संभालते हैं ना, एम्प्लॉय लोग, उन लोग के प्रति जितना भी खर्चा होगा वो सारा आएगा। बोलो समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? क्लैरिटी मिला? अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद अगला जो आता है वो है फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? फिनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट का खर्चा। अब इंटरेस्ट हर तरह का इंटरेस्ट आएगा, चाहे वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे इंटरेस्ट हो, चाहे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे इंटरेस्ट हो, सारा का सारा इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। सारा इंटरेस्ट, सीधा बात है, इंटरेस्ट खर्चा। नहीं समझा बात? तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सारा इंटरेस्ट का खर्चा भी यहां लिख दो। इसके बाद तुम्हारा अगला आता है खर्चा जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो तुम्हारे जो भी फिक्स एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन होता है, और जो मतलब पीपीई पे, और जो इंटेंजिबल एसेट है उस पे क्या होता है? एमोटाइजेशन। तो वो टोटल करके यहां दिखा देंगे। इसको छोड़ के बिजनेस में और जो भी खर्चा बच जाए, इसको छोड़ के बिजनेस में जो भी खर्चा बच जाए उसको हम अदर एक्सपेंसेस बोल के दिखाएंगे। क्या बोल के दिखाएंगे भैया? अदर एक्सपेंसेस बोल के दिखा देंगे। अदर एक्सपेंसेस दे, जैसे जैसे क्या? कोई भी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग का एक्सपेंस है तुम्हारा, रेंट का एक्सपेंस है, कमीशन पेड है, बैड डेट है, एडवर्टीजमेंट है, समझा, सेलिंग कमीशन है, परचेजिंग कमीशन है। तो ये जो अलग अलग खर्चा बोल रहा हूं, अगर तुम कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाए तो बाकी जितना भी खर्चा यहां आ जाएगा। अरे सुन ना भाई, इतना क्या नौटंकी करना है? सुनो, ये लोग क्या किए हैं ना, इधर देखो, ध्यान से देखना। एक ये ब्लॉक बनाया है, ये ब्लॉक आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का ब्लॉक है। सोचो, अरे भाई स्टॉक आ रहा है और परचेज वगैरह आ रहा है, बस यही तो है। इसके बाद 3 मेजर हेड बनाया लोग। 3 मेजर हेड बोलता है बिजनेस का खर्चा का होता है, एक एम्प्लॉय का खर्चा, एक इंटरेस्ट का खर्चा, और एक डेप्रिसिएशन खर्चा, और बाकी जो भी बच जाए वो अदर एक्सपेंस के नाम पे ठूस देना। हाँ ऑब्वियसली क्रॉस रेफरेंसिंग में हम बना के दिखाएंगे तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट्स में, अदर एक्सपेंस में कौन कौन सा खर्चा है वो आपको डिटेल वगैरह दिखाना पड़ेगा।
बस मैं बता रहा हूं। बस अब ये कर लिया, अब सारा खर्चा को जोड़ लो तो तुम्हारे पास टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। सारा खर्चा को जोड़ लो, अरे बाप रे बाप, ये देखो लाइन टेढ़ा हो गया भाई तेरी, ये हो गया और ये हो गया। अब इन सबको जैसे ही मैं जोड़ लिया, जैसे ही मैं जोड़ लिया, ये मुझे क्या मिल गया, टोटल एक्सपेंसेस मिल गया। क्या मिल गया भैया, टोटल एक्सपेंसेस मिल गया। ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर बी, देखो यहां तक, बोले यहां तक लिखा क्या? भैया अब थोड़ा कहानी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आप सोचो ध्यान से, तो मेरे पास टोटल इनकम भी रेडी हो गया है और टोटल एक्सपेंस भी रेडी हो गया है। हाँ भैया, इनकम भी रेडी है, आपका एक्सपेंस भी रेडी है। हाँ तो मैं दिखाता हूं, एक मिनट जरा सा मैं लाइन टान लेता हूं। हाँ, लाइन थोड़ा टान के लंबा कर लूं, क्योंकि अपने को तो आगे और बनाना पड़ेगा। भैया खत्म नहीं हुआ पीएल, अरे थोड़ा सा बाकी है बच्चे, डर क्यों रहे, घबराओ मत। ये देखो, ये थोड़ा टान के लंबा कर देते हैं। टान लिया सर, मैंने टान लिया सर। अब ये जो टोटल एक्सपेंस आ गया, देखो इधर देखो ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से देखना। इधर मेरे पास टोटल इनकम है ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में मेरे पास टोटल एक्सपेंस है। तो देख के क्या करने का मन कर रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंस करने से प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगला स्टेप वही है बच्चे, अपने लोग निकालेंगे प्रॉफिट। किंतु जो प्रॉफिट है ना, यह है प्रॉफिट बिफोर, यह है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। तो ए माइनस बी जैसी करेंगे तो हमको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। किंतु प्रॉफिट बिफोर क्या बोले, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। अब एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, भैया मुझे पता ही नहीं है। अभी थोड़ा सा रुको, ये स्टैंडर्ड्स आएंगे ना तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। बस अभी याद रखना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। फिर यहां से क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास एक्सेप्शनल आइटम होते हैं ना, वो हटा देते हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो फिर इस प्रॉफिट से हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया गया। अच्छा भैया माइनस कर दिया, भैया अब बताइए, अब माइनस करने के बाद ये जो फिगर आएगा इसका नाम क्या रखेंगे, इट इज प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। तो ये प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। किंतु किसके पहले भैया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्सेस के पहले। तो लॉजिकली सोचो, अब क्या माइनस करेंगे यहां से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हटा देंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहां एडजस्ट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो फिगर आएगा इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब फिर लॉजिकली सोचो, अब यहां से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, टैक्स। तो यहां से माइनस किया जाता है टैक्स एक्सपेंस, सही बोल रहे हैं, यहां से टैक्स एक्सपेंस माइनस होते हैं। अब टैक्स एक्सपेंस में दो चीज माइनस होता है, इसका चर्चा आगे डिटेल में होगा। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट टैक्स। कौन सा टैक्स भैया, करंट टैक्स। एक तो करंट टैक्स होता है और एक आता है डेफर्ड टैक्स। अरे भैया फिर से आ गया ये, हाँ मैं सिखाऊंगा ना AS22 में। डेफर्ड टैक्स, टैक्स का दो हिस्सा बनता है, ये दोनों टैक्स भी माइनस कर देंगे। तो भैया ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, लेकिन इसको बोलते हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, ये आफ्टर टैक्स ही है। मैं मानता हूं ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। इसको प्रॉफिट
फॉर द पीरियड भी बोल देते, एक ही बात है, ठीक है। फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब जो आपका बिजनेस चल रहा है ना उससे, जो आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उससे। प्रॉफिट या आफ्टर टैक्स है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब मेरा जो बिजनेस चल रहा है ना उससे ये प्रॉफिट है। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस का कोई एक सेगमेंट आप बंद कर दे, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन यहां तक निकल गया, समझ रहे हैं। अब फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का हिसाब है, मान लो इसको मैंने नंबरिंग वाइज ऐसे कर दिया, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो अब क्या निकालना पड़ता है इसके बाद, ये जब हो गया इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कुछ नहीं करना होता है, इसका जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का इनकम माइनस एक्सपेंस नेट फिगर यहां पर लेके आ जाओ। भैया इसका डिटेल्स नहीं दिखाना पड़ेगा कि सेल कितना है, अदर इनकम कितना है, बाकी सारे एक्सपेंस का कोई कुछ नहीं है। इसका जो इनकम और एक्सपेंस का डिटेल्स है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया जाएगा, यहां पर फेस ऑफ पीएल में नहीं दिखाया जाता। और फिर ये जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में जो आप प्रॉफिट कमाए हो इसके ऊपर जो टैक्स है वो माइनस करना पड़ता है यहां से। फिर यहां से माइनस करते हैं टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या हो रहा है यार, तो ये जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से जो प्रॉफिट है इसमें से इसमें जो टैक्स देना वो माइनस कर दो। तो इसका मतलब अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ये कौन सा है, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो बिजनेस सेगमेंट में बंद कर जाऊं या बंद होने के कगार पे उससे है। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ऑब्वियसली ये प्रॉफिट भी कौन सा है, आफ्टर टैक्स, ठीक है ना, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब इसको नंबर वाइज मैंने 2 बोल दिया, पॉइंट नंबर 2 नाम दे दिया। तो मैंने क्या किया एक्चुअली पीएल में 2 पार्ट कर दिया। एक हम लोग प्रॉफिट निकालने का कोशिश किए ये अपना कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो मेन है, उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग का निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी का, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकल जाएगा। कैसे, कंटिन्यू ऑपरेशन प्लस डिसकंटिन्यू दोनों जोड़ दिए तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, मैं जहां जहां प्रॉफिट लिख रहा हूं वहां वहां लॉस भी हो सकता है। मैं प्रॉफिट लिख के जा रहा हूं बट वहां लॉस होगा तो लॉस लिख देना। तो ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल गया। और लास्ट में एक प्रेजेंटेशन करना पड़ता है AS20 के तहत ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। तो लास्ट में एक और चीज यहां पर लिखना पड़ता है आपको, दैट इज अर्निंग पर इक्विटी शेयर। इसमें 2 तरह का ईपीएस दिखाया जाता है। ये जो अर्निंग पर शेयर है इसमें आपको एक तो बेसिक दिखाना पड़ता है, वो कैसे निकलेगा वो AS20 में बताऊंगा। और दूसरा बेसिक के अलावा एक दूसरा जिसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस 2 निकलेगा बच्चे, समझ रहे हैं, 2 निकल जाएगा, बस काम खत्म, पीएल का फॉर्मेट खत्म है। अच्छा, मतलब सबसे पहले आप क्या किए, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बनाना चाहिए। उसमें पहले दिखाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, फिर उसके बाद अदर इनकम जितना है वो तो टोटल कर ली तो टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस में पहले आपने दिखाया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री है, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंस। सारा खर्चा का टोटल निकल गया। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करके जो आया उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। फिर आपने वहां से माइनस किया एक्सेप्शनल आइटम, तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस आ गया। फिर आपने वहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हटाया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया। फिर आपने टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, 2 चीज, करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स, तो आ गया आपका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन।
फिर आप निकालेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इनकम माइनस एक्सपेंस करके, फिर आप माइनस कर दिए उसमें टैक्स ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का आ गया। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्रॉफिट प्लस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, पूरे कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल गया। और उसके नीचे क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है, अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना पड़ता है। और आपके एग्जाम वाइज बात करें, मैं आपको बताऊं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जनरली हमको नहीं लगता देगा, उसका कहानी देता नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना। ये लोग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो प्रॉफिट नहीं निकालता ये आफ्टर टैक्स, बस यही चैप्टर क्लोज हो जाता है। जो फुल फ्लेजेड अगर समम कभी पूछा तो, मैं फाइनल अकाउंट्स का बात कर रहा हूं, अभी मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं करा रहा हूं, अभी तो मैं आपको सिर्फ शेड्यूल 3 का डिटेल्स दिया। तो मैंने आपके साथ शेड्यूल 3 का जो डिवीजन 1 है उसका आप जो पार्ट 1 है बैलेंस शीट पूरा डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 पीएल पूरा डिस्कस कर लिया। अब ये अगर नॉलेज है तो क्या अब हम कोई भी चैप्टर करेंगे वहां पर जब भी कोई बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आ जाएगा या पीएल का प्रेजेंटेशन, तो अपने को आराम से समझ पाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स। मेरा बात समझ में है? तो सबसे पहले अपने लोग ये कर लेते हैं, इसको 2-3 बार देख लो बच्चे, कुछ नहीं होगा, एक 2-3 बार बस इसका फॉर्मेट देखो, काम हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मेट एकदम दिमाग में बैठा लेना सर, भैया कैसे याद करेंगे, एग्जाम में पास होना है क्या, हाँ भैया वो तो होना है, तो करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है कर लेंगे भैया, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू सो मच। पर पूरा पढ़ लो तो फायदे में रहोगे सर, पूरा एक बार फॉर्मेट, कुछ नहीं सुना, रोज सुबह उठ के ना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है या कोई भी पूजा पाठ अगर आप करते हो जो करते हैं, वैसे सुबह उठ के एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक बार पीएल का फॉर्मेट, अगर अगला 15 दिन तक देख लिए ना तो ये फॉर्मेट एकदम याद हो जाना। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कर लेना सर, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।